हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले यूपी योद्धाओं कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं 12th में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं 2, 3 और 4 नंबर में। देखो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया है और इन्हीं 5 क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी पेपर आप उठाकर देख लो भैया, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कारण पूछा जाता है कि आखिर Cu प्लस आयन रंगहीन तथा Cu2 प्लस आयन रंगीन क्यों होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो क्वेश्चन आता है थर्ड वाला, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। इसके बाद में आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन ये वाला होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन पांचों क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेंगे। देखो ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको ऐसी ही क्लासेज दे चुका हूं, मैं 3-4 क्लासेज में दे चुका हूं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भैया 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 8 मार्च को जाकर केमिस्ट्री के पेपर में आप छाप के आओगे। 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन 5 प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको रेगुलर देता रहूं। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ना है ना। देखो ध्यान से समझो, ये हमारे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन होते हैं क्यों। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। इस बार आ सकता है कि आखिर विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका एक रीजन है, वो रीजन मैं यहां पे आपको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं रीजन आपको भी समझाऊंगा कैसे क्यों होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट कॉपर की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखो ये दोनों कॉपर के ही आयन हैं, तो कॉपर का जो होता है भैया अणुभार वो 29 होता है। इसका अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 29 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम लोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 और 3d10। अब चूंकि ये जो हमारा कॉपर है ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व चैप्टर का डी ब्लॉक का जो हमारा एलिमेंट है कॉपर, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो Cu है, इसका 29 होता है। तो 29 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, यानी कि वाहितम कोष जो होगा ये डी वाला पूरा भरा है और ये यस वाला जो है एक है, ठीक है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें Cu प्लस दिया गया है भैया, तो Cu प्लस अगर होगा Cu प्लस, तो Cu प्लस अगर आपका हो जाता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहां पे 29 की जगह पर हमारा ये 28 होगा। कितना होगा? 28 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है Cu प्लस का मतलब, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कुछ ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और 3d10 3d10 हो जाएगा। यानी कि जो 4s1 जो यस के ऊपर एक था ना, यस ऑर्बिटल के ऊपर एक था, वो हट जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो हम यहाँ पे 4s0 भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब अगर हम लोग देखें वाहितम कोष इसका देखें तो 3d10 है। अब डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा Cu प्लस है, इसका जो वाहितम कोष है वो 3d10 है, 3d10, ठीक है। तो अब इसका हम लोग ऑर्बिटल में इन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। देखो ध्यान से, ऐसे ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे भरेंगे।
तो देखो ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो डी ऑर्बिटल जो है इसमें पूरे 10 हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 10 हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि Cu प्लस जो है, Cu प्लस जो है इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसीलिए Cu प्लस आयन रंगहीन होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि Cu प्लस का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसका वाहितम कोष 3d10 है, d ऑर्बिटल में 5 d उपकोष में 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे के पूरे भरे हैं, सारे के सारे युग्मित हैं, जोड़े में हैं, तो ये आयन रंगहीन होगा। अभी मैं रीजन आपको लिखकर बताऊंगा। अब अगर बात करें Cu2 प्लस का, तो Cu2 प्लस की अगर हम लोग बात करें तो 2 प्लस हो गया, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो कॉपर में से 2 निकल जाएगा, एक निकला था तो 28 हुआ था, 2 निकलेंगे तो यहां पे 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका जो S था वो एक बाहर निकला था Cu प्लस में, यहां पे D वाले ऑर्बिटल में से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 यहां पे कम हो रहा है, तो 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। अब अगर हम लोग Cu2 प्लस का देखें, Cu2 प्लस, तो इसका जो वाहितम कोष है उसमें क्या है, 3d9 है, 3d9 है। अब इसका अगर हम लोग ऐसे ऑर्बिटल बनाएं, देखो ध्यान से, ऐसे ऑर्बिटल बनाएं तो 5 ऑर्बिटल्स इसमें भी होंगे मेरे भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब देखो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9, 9 हो गया। लेकिन एक यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए Cu2 प्लस जो होगा ये रंगीन होगा। तो आप यहां पे इसका रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, रीजन आप लोग लिखेंगे, चूंकि 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 Cu2 प्लस में, ठीक है, Cu प्लस में, Cu प्लस में सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, युग्मित है, इसलिए Cu प्लस जो है, Cu प्लस आयन रंगहीन है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो Cu2 प्लस आयन, आपका Cu प्लस आयन रंगहीन है, जबकि Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए ये रंगीन है, ठीक है, ये रंगीन है। और रंगीन किस कलर का होगा, ये नीले रंग का होगा, या आप लिख सकते हैं इसलिए ये नीले रंग का है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया, रीजन पता चल गया कि विलयन में Cu प्लस आयन रंगहीन जबकि Cu2 प्लस आयन रंगीन क्यों होते हैं। तो चूंकि कॉपर का 29 होता है अनुभार, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया तो कुछ इस प्रकार से हुआ, Cu प्लस है तो एक निकल जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है भैया, तो पूरे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, इसीलिए Cu प्लस आयन जो है ये रंगहीन होगा। Cu2 प्लस में क्या होगा, इसका 27 होगा, तो भैया इसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, इसीलिए ये रंगहीन होगा और नीले रंग का होगा। तो लिख देना, चूंकि Cu प्लस में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए Cu प्लस आयन रंगहीन है, जबकि Cu2 प्लस आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये रंगीन है। बस हो गया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला हमारा है, इसको भी ध्यान देना, छोटा सा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आता है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, या फिर अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने नीचे ही लिख रखा था, आप लोग देख लेना। ये दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। देखो, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है, ये भी 2 बार एग्जाम में आ चुका है भैया, तो चांसेस पूरे के पूरे हैं कि इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है या अंतः संक्रमण तत्व, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। मतलब ऐसे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करे तो वे तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाएंगे, क्योंकि f कक्षक में वो प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। जैसे d ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। अभी मैं पढ़ाऊं, अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि संक्रमण तत्व क्या होता है, उसकी विशेषताएं लिखनी है। 3 नंबर 4 नंबर में अक्सर आता है। तो आंतरिक संक्रमण तत्व जो है एफ ब्लॉक के तत्व को ही हम आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। डेफिनेशन आपको पता चल गया, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो 2 नंबर में अक्सर यह आता है भैया, तो हमने आंसर बता दिया। अब हम चलेंगे अपने एक ऐसे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। देखो, इसको मैं चित्र के साथ आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अपनी लिस्ट को मैं दिखा देता हूं, क्योंकि लिस्ट देखना आपको जरूरी है। थर्ड वाला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता लिखिए भैया। 2014, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24 सब में आ चुका है, तो भैया 25 में भी आ जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ लेना इसको, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। 2014, 15, 17 सब में आ चुका है। तो देखो, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, मेनली अगर बात करें तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, उन्हीं को हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। इतना तो आपको याद ही रखना है। अब हम थोड़ा अपने तरफ से एक्सपीरियंस बताते हैं। देखो, संक्रमण तत्व ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं। जैसे अभी मैंने कॉपर बताया था ना, तो वो भी हमारा संक्रमण तत्व ही था। ठीक है, तो डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करें तो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कोश के डी कक्षकों में भरते हों, डी कक्षकों में होते हों, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब आखिर इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, देखो, डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, क्योंकि इनके कुछ गुण मिलते रहते हैं, मिलते हैं इन दोनों से, इसीलिए इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। चित्र को अगर आप लोग समझें तो देखो भैया, ये जो हमारा है, ये दोनों कॉलम, इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक के तत्व। क्या, एस ब्लॉक। इस साइड में जो आपका है मेरे भाई, ये देखो यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये जो 20 में हमारा पोर्शन आता है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और इन्हीं को हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। और ये जो नीचे हमारे हैं भैया, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों होता है, लैंथेनाइड एक्टेनाइड। ठीक है, तो एसपीडीएफ आपको समझ में आ गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब अगर आप लोग देखेंगे आवर्त सारणी को, तो जो हमारा डी ब्लॉक है ना, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इन तत्वों से कुछ गुण भी इसमें मिलते हैं, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, बाकी नीचे हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको श्रेणी से थोड़ा नीचे रखा गया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये यस ब्लॉक है आपका, ये दोनों, ये पी ब्लॉक है आपका, और ये पूरा डी ब्लॉक है। ये जो यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक के जो आपके एलिमेंट दिख रहे हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो कॉपर देखो, अभी मैंने समझाया था भैया, अंतिम कोष में अंतिम कोष जो है डी उपकोष था, तो ये आपका भैया संक्रमण तत्व होगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये समझ गए। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जरूरी है। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षकों में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है।
डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो डी ब्लॉक आपका ये है, एस पी के बीच में है, इसके कुछ गुण भी मिलते हैं, तो ये संक्रमण तत्व हो जाएंगे। अब एक चीज समझो, क्योंकि डेफिनेशन में दिया गया है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, ये डी उपकक्षकों में भरते हैं। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, यहां से मैं लिख रहा हूं विन्यास। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझो। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं हाईलाइट करके, n-1 डी से लेकर, मतलब डी जो आपका उपकोष है वो 1 से 10 तक होगा। ठीक है, इंटू ns1 से लेकर 2 तक होगा। ठीक है, ns1 2 होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, n-1 डी 1 से लेकर 10 तक रहेगा, मतलब जो डी उपकोष है उसका 1 से लेकर 10 तक, d1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 9 भी। ठीक है, और ns1, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ns1 या 2 हो सकता है। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे हम एक एलिमेंट को यहां पे लेते हैं, ले लेते हैं हम लोग स्कैंडियम को, स्कैंडियम जिसका अणुभार होता है 21। ठीक है, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d1 और 4s2, ये होगा। आप लोग जोड़िए, कितना है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 और 2 21 है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग इसका वाहितम कोष देखेंगे तो ये आपका, देखो वाहितम कोष है 3d1 4s2, तो यहां पे अगर देखोगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये जो है हमारा, ये डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है। परिभाषा में मैंने बता दिया था आपको कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में भरते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो देखो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में भर रहा है। ठीक है, यहीं पे एक है, अगर यहाँ पे 22 होता तो 3d2 हो जाता। ठीक है, तो वाहितम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है, तो ये भैया डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम करते हैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 22 होता है इसका, तो वही सेम प्रोसेस, बस 3d1 के जगह पर 2 हो जाएगा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमारा ये 22 हो गया, मतलब 1 के जगह पर 2 मैंने कर दिया। ऐसे आपसे कहा जाए बेटा कि वैनेडियम का बताओ, तो वैनेडियम का 23 होता है, तो फिर ऐसे कर देंगे 3d2 के जगह पर 3 कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में रहेगा भैया। 4s2, s में तो 2 ही होते हैं, तो 3d3 हो गया, यानी कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में प्रवेश कर रहा है भैया, तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी अक्सर देखने को मिला है, तो इसको जरूर पढ़ लेना कि n-1 डी से लेकर 1 से लेकर 10 तक, और ns1 या 2, ठीक है, 2 ही होता है इसमें, बस हो गया। संक्रमण तत्व की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताता चलूं भैया। संक्रमण तत्व की विशेषताएं के निम्नलिखित लक्षण हैं या निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे फर्स्ट है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। मतलब जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, इनका जो गलनांक होता है, जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एंड क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ये उच्च होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा गर्म करोगे तभी ये गलेंगे, या ज्यादा गर्म करोगे तभी ये पिघलेंगे मेरे भाई। तो सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं होती हैं। दूसरा, इनमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसमें ज्यादातर धातुएं रंगीन यौगिक बनाएंगी, क्योंकि कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कहीं युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, वो रंगीन यौगिक ही बनाते हैं। तीसरा, ये धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। ये धातुएं जो है संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है। चौथा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। हमारे जो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व जिनको हम लोग बोलते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
पांचवा, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब ज्यादातर ये हमारे जो हैं अनुचुंबकीय होते हैं। छठवां, ये अच्छे उत्प्रेरक भी होते हैं, मतलब अच्छे कैटालिसिस का भी ये काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कहीं प्लेटिनम उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कहीं वैनेडियम, टाइटेनियम, ठीक है, तो ये सब अच्छे उत्प्रेरक माने जाते हैं। सातवां, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, मतलब इसमें धात्विक चालकता भी पाई जाती है, कोई कोई इसमें चालक भी होते हैं, चालकता का गुण भी ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, ये इतनी सारी इनकी विशेषताएं मेरे भाई, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, लेकिन अभी भी 2 ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चलो उसको भी देखते हैं, ध्यान से समझो। ये देखो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है लिस्ट में, अगर हम लोग देखें तो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, लिगेंड क्या होते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। ये उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग ये हाई रेटेड टॉप रेटेड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। फिर वर्नर सिद्धांत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19, 20, 22 में आ चुका है, तो 25 में आना ही आना है। चलो लिगेंड को समझते हैं भैया। देखो लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण भी दीजिए। लिगेंड क्या होते हैं, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी हो वही लिगेंड कहलाती है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे बहुत प्यारा सा लिगेंड का, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल है Fe4CN6, FeCN6, ठीक है। ये हमारा एक पंकर यौगिक है, एक संकर यौगिक आप लोग मान सकते हैं, उपसह संयोजन यौगिक जिसको बोलते हैं। इसमें देखो हमारा जो Fe है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो डायरेक्टली जुड़ा है, जो हमारा सीएन है, यही होगा मेरे भाई लिगेंड, यही होगा लिगेंड। तो वही कहा गया है कि वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी हो लिगेंड कहलाती है। तो K4FeCN6 में Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे अस्थायी रूप से हमारा CN- जुड़ा है, CN जुड़ा है, तो ये हमारा लिगेंड हो जाएगा। तो आपका CN जो है लिगेंड है, CN- भी इसको हम लिखते हैं। एक एग्जांपल समझ में आ गया, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं, एक है आपका CuNH3 4 और ऊपर है 2-, ये एक संकर आयन है। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान से समझना, Cu+ हमारा है, मतलब Cu इसमें जो है ना ये केंद्रीय धातु परमाणु कह लीजिए या केंद्रीय धातु आयन कह लीजिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, इसमें जो Cu है, ठीक है, ये केंद्रीय धातु एक संकर आयन है जिसमें Cu+ आयन, ये Cu जो है ये केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, केंद्रीय आयन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, आयन। तो ये जो आपका होगा ना CuNH3 इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो NH3 जो होगा यही लिगेंड होगा मेरे भाई, यही आपका है NH3, यही लिगेंड है, क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन से अस्थायी रूप से जुड़ा है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, इसमें CN- लिगेंड होगा, ठीक है, CN- आयन लिगेंड है, ठीक है। और इसमें Fe, इसमें आपका जो है ये डायरेक्ट लिगेंड है। मतलब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे आप लोगों को अगर लिखना होगा इसको ना K4FeCN6 का, तो ऐसे लिखना, इसमें CN- आयन लिगेंड है, CN- लिखेंगे ऐसे, CN- आयन लिगेंड है, ठीक है, ऐसे लिखना, मतलब CN- होता है क्योंकि ये संकर में केंद्रीय आयन जो Fe2+, इसको लिखते हैं Fe2+, इससे ये अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। बस हो गया मेरे भाई, यही आपका हो जाएगा लिगेंड। समझ में आया मेरे लीजेंड स्टूडेंट? अब लिगेंड हमने पढ़ लिया। अब एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा क्वेश्चन मैं ला रहा हूं आपके सामने जो जानना आपको तो जरूरी है ही है।
टॉपिक का नाम है वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं। लिखिए हमारे इसी में वर्नर सिद्धांत है, एक उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर में एक टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझते हैं। वर्नर सिद्धांत है क्या, बस समझिए, लिखना सीखिए क्या कहा गया, उसके भाव को समझिए और लिख दीजिए भाई, नंबर पूरा मिल जाएगा। देखो समझो, वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। देखो फर्स्ट है, उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारे जो उपसंयोजन यौगिक है ना, इसमें जो केंद्रीय धातु, परमाणु है, Fe या आयन है, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है प्राथमिक संयोजकता और सेकंड है द्वितीयक संयोजकता। मतलब हमारे उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। एक है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। ये वाला लाइन याद हो गया, बहुत सिंपल सा है। दूसरा देखो अब क्या कहा जा रहा है, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकताओं और द्वितीयक संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। जो हमारा ये केंद्रीय धातु है या आयन है ना, इसमें जो है अपनी जो दोनों इनकी संयोजकताएं हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, इन दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें दोनों संयोजकताओं को ये सेटिस्फाइड कर सकते हैं। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। जो पहली संयोजकता होगी वो ऋणावेशित परमाणु या समूह के द्वारा, ऋणावेशित परमाणु या उसके ग्रुप के द्वारा संतुष्ट होंगी। और द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब भैया कुछ कहा नहीं जा रहा है, आपसे पहले कहा गया कि उपसह संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगी, प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति धातु में होती है। प्राथमिक संयोजकताएं ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों के द्वारा संतुष्ट होंगी और द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों के द्वारा संतुष्ट होती हैं। दोनों अपना अलग अलग तरीके से संतुष्ट होती हैं, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आगे देखो। तीसरा, प्राथमिक संयोजकताएं आयननीय तथा द्वितीयक संयोजकताएं अनायननीय होती हैं। मतलब जो प्राथमिक संयोजकताएं होंगी ना वो आयननीय होंगी, मतलब आयोनिजेबल होंगी, और द्वितीयक संयोजकताएं जो है वो अनायननीय होंगी, यानी कि नॉन आयोनिजेबल होंगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक लाइन में आप याद रखोगे भैया, जाकर लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। तो चीजों को समझना सीखो। जिस दिन आप रटने की जगह पर समझना सीख गए किसी भी टॉपिक को ना, उस दिन आपको बहुत अच्छा नंबर लाने से या टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि हर चीज रटा नहीं जाता है, रटने वाली चीजें आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अगर किसी चीज को समझते हैं तो हो सकता है वो कई दिनों तक आपके दिमाग में, दिल और दिमाग में जिंदा रहे। बस यही चीज है। चौथा, चौथा क्या है, ये कई अवधारणाओं में इन्होंने कई चीजें दी, जैसे धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या साधारणतया एक निश्चित संख्या होती है। मतलब जो द्वितीयक संयोजकताएं होंगी उनकी जो संख्या है एक निश्चित संख्या होगी। किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। अब देखो भैया, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या भी आता है। तो किसी धातु द्वारा प्रदर्शित द्वितीयक संयोजकताओं की जो संख्या है उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाएगी। देखो जो केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। तो जो द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या होगी वही उसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या होती है। और उपसह संयोजन संख्या का मतलब कि केंद्रीय धातु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं या समूहों की संख्या उसकी द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या अर्थात उपसह संयोजन संख्या होती है। मतलब जो केंद्रीय धातु से सीधे बॉन्ड बनाता है, जो परमाणु होता है या समूह होता है, उसी की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। ये ध्यान रखना। धातुओं की उपसह संयोजन संख्याएं जो हैं वो प्रायः 2, 4 या 6 होती हैं। 8, 10 या 12 की उपसह संयोजन संख्याएं दुर्लभ होती हैं। यानी कि प्रायः जो उपसह संयोजन संख्या है वो 2, 4 या 6 हो सकती है। 8, 10, 12 बहुत रेयर केस में होते हैं, मतलब होता ही नहीं, समझ लो। पांचवा और लास्ट हमारा होगा, धातु की द्वितीयक संयोजकताएं धातु की चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होती है। मतलब धातुओं की जो द्वितीयक संयोजकता होगी ना वो धातु के चारों ओर त्रिविम आकाश में एक निश्चित ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित होगी।
बस हो गया मेरे भाई, यही है हमारा वर्नर सिद्धांत। और आई थिंक कि ये सिद्धांत आपको समझ में आ चुका होगा। चीजों को समझो, पढ़ लोगे भैया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं और बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो आज का जो हमारा टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यहीं पर भैया फिनिश होगा। आधे घंटे के क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए और ये 5 क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया काम खत्म। इन सबको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? 8 मार्च केमिस्ट्री में जाकर छाप दो भैया। और अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है। वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।